हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लासिकल मैकेनिक्स सीरीज। आज हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हुए न्यूटोनियन मैकेनिक्स तक का कंप्लीट फ्रेमवर्क समझेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि मैकेनिक्स क्या होता है। यहाँ मैंने मैकेनिक्स की कुछ ब्रांचेस शो करके रखी है: क्लासिकल मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, कंटिन्यूम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज़ हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं। रिलेटिविस्टिक का यूज़ तब करते हैं जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नियरली लाइट की वेलोसिटी के इक्विवेलेंट आ जाती है। और क्वांटम मैकेनिक्स हम किन बॉडीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होती है, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल की यूज़ होती है। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूज़ कब करते हैं जब नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और कंटिन्यू मैकेनिक्स का यूज़ करते हैं कंटिन्यूस मीडिया में। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक एक्सप्लेन करवाऊंगी, देन बेसिक से हम पूरा की पूरा न्यूटोनियन मैकेनिक्स लेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्ट क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या होता है, फिर भी एक रिवीजन टाइप की स्लाइड से, क्योंकि आप सभी ऑलरेडी 11th क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हो। न्यूटन मैकेनिक्स आप लोगों ने एमएससी में पढ़ी है। ये एक शॉर्टली रिवीजन है। तो चलिए देखते हैं हम, है ना, इसलिए मैंने स्लाइड्स क्लियर बनाई है ताकि आप लोगों को वो नहीं हो। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी क्योंकि अब मुझे भी लैग्रेंजियन स्टार्ट करवाना है, तो आज की क्लास में हम इस टॉपिक को फिनिश एंड कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी ये अच्छी तरीके से आता है। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेस्ट एंड मोशन। कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो क्या कहलाता है? मोशन में कहलाता है ना। कोई ऑब्जेक्ट है जो टाइम के साथ जिसकी पोजीशन चेंज हो रही है वो मोशन में कहला रहा है। और टाइम के साथ टाइम चेंज हो रहा है पर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो किस में कहलाता है? रेस्ट में कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है ट्रेन का। ये एक ट्रेन है जो चल रही है, ठीक है। यहाँ पर इस ट्रेन में ये दो मेंबर बैठे हुए हैं, एक ग्रीन शर्ट में है, एक येलो शर्ट में है। ये जो दो लोग हैं ये ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रही है, ठीक है। और आउटसाइड भी एक मेंबर है जो ब्लू ड्रेस में है। ओके, जब ट्रेन चल रही है तो ब्लू ड्रेस वाले व्यक्ति जो रहेगा वो क्या बोलेगा कि ग्रीन ड्रेस में जो बंदा है, जो ग्रीन ड्रेस में जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, वो मोशन कर रहा है। पर अगर येलो ड्रेस वाला व्यक्ति अगर ग्रीन ड्रेस वाले को देखेगा तो येलो ड्रेस वाले को ग्रीन ड्रेस वाला किस कंडीशन में दिखेगा? रेस्ट की कंडीशन में। ठीक है, मेरा फोकस है ग्रीन शर्ट वाले बच्चे पर, ग्रीन शर्ट वाले व्यक्ति पर। ठीक है, येलो शर्ट वाला बोल रहा है कि ये रेस्ट में है और ब्लू शर्ट वाला बोल रहा है कि ये मोशन में है। ठीक है, एक ही एक ही है, वही चीज है। ट्रेन के अंदर बैठा है ग्रीन शर्ट वाला बच्चा, ग्रीन टी शर्ट वाला बच्चा। इसको एक जना बोल रहा है कि रेस्ट में और एक जना बोल रहा है कि मोशन में। तो मेनली रेस्ट और मोशन जो है वो क्या है? एब्सोल्यूट नहीं होता, है ना। एब्सोल्यूट नहीं होता, वो किस बेस पे होता है कि हम उसे किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने और भी एग्जाम्पल देके रखे, आप लोग इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ कुछ एक्सप्रेशन जिसके थ्रू हम कुछ पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं। ये आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है, मोशन को डिफाइन कर चुकी हूँ मैं, रेस्ट को भी कर चुकी हूँ। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या है? टाइम के साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, सिंपल सी चीज है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ चेंज हो रहा है या टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, मेनली दो ही चीजें हैं फैक्टर। रेस्ट की बात कर रही हूँ या मोशन की बात कर रही हूँ, दो ही चीजें चेंज हो रही है टाइम के साथ। पोजीशन, मतलब पोजीशन किस चीज का फंक्शन है? पोजीशन किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या डिनोट किया है? आर इक्वल टू आर टी। मतलब आपका जो पोजीशन है वो किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। ठीक है, अब अगर मैं बात कर रही हूँ कि टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो सिंपल सी चीज है, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन।
टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है तो dr/dt किसके इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी के। और टाइम के साथ अगर वेलोसिटी में भी चेंज हो रहा है तो वो फैक्टर क्या कहलाता है, हमारा एसेलरेशन कहलाता है। और एसेलरेशन क्या हो जाएगा, dv/dt, उसको हम क्या लिख लेंगे, d²/dt। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, या तो यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि उसकी जो वेलोसिटी है टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ नहीं बदल रही है तो dv/dt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनली मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरा जो एसेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म रेस्ट में है, तो यूनिफॉर्म रेस्ट में है तो वेलोसिटी होगी ही नहीं। वेलोसिटी नहीं होगी तो एसेलरेशन का सवाल भी नहीं आता, तो यहाँ पर एसेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। ओके। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये सभी आप लोग ऑलरेडी, आप लोगों को नॉलेज है, इसलिए मैं इन स्लाइड्स पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। अब देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अगर हमने बात करी है, क्योंकि हमने ये बोला है कि जो रेस्ट एंड मोशन जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट नहीं होता, इसलिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफाइन करना पड़ता है। फ्रेम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें हम मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। अगर फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, इनिशियल वेलोसिटी। और अगर फ्रेम एक्सेलरेट कर रही है तो वो कहलाती है नॉन इनर्शियल। ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के भी दो टाइप्स बताए गए हैं, एक होता है इनर्शियल और एक होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल में क्या होता है, इनर्शियल में जो होता है वो क्या करती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करी, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो जो फ्रेम होगी वो क्या होगी, अनएसेलरेटेड होगी। पर अगर यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन नहीं कर रही है तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे कुछ एसेलरेशन आएगा। तो यहाँ पर ये वाली फ्रेम क्या कहलाएगी, एसेलरेटेड फ्रेम कहलाएगी। और ये वाली जो फ्रेम है ये नॉन एसेलरेटेड फ्रेम होती है। ठीक है। इनर्शियल फ्रेम की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है। जबकि अगर मैं बात करूं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है, न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करती है नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही सूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। चलिए, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूटन्स लॉ होते क्या है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम न्यूटन्स लॉ। तो न्यूटन का सबसे फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। ठीक है। अगर इसका मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूं तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर लगने वाले जितने भी फोर्सेस है उसका सम कर दिया जाए और उसका सम किसके इक्वल आए, जीरो के इक्वल आए, तो उस टाइम क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। आ रही है बात समझ में। दो चीजें बोल सकती हूँ, या तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। सिंपल सी चीज है। आप लोग लिखते हैं, आप लोग क्या लिखते हैं, F=ma। यहाँ पर मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग जनरली लिखते हो F=ma। ठीक है। अगर ma मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर है जीरो के किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो सिंपल सी चीज है, ऑब्जेक्ट है, हम बात कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो ऑब्जेक्ट कैसा है, मैक्रोस्कोपिक लेवल का है, सीधी सी बात है, उसका मास कुछ ना कुछ तो होगा। तो मास तो यहाँ पर जीरो होना पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ कि m=0, जहाँ पर मास जीरो नहीं है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है। तो ये था हमारा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। चलिए हम बढ़ते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ देखते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ आप लोग अच्छे से जानते हैं कि न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है। इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, d/dt। मोमेंटम क्या होता है, P=mv। अगर मास कांस्टेंट है तो मास को मैं क्या ले सकती हूँ, आगे ले सकती हूँ, तो dv/dt, तो इसको क्या लिख लिया, ma।
कब होती है ये कंडीशन? जब हमारा मास कांस्टेंट है, तो उस तरफ उस टाइम जो फोर्स होगा वो किसके इक्वल हो जाता है? एम ए के इक्वल हो जाता है। यहाँ पर जो फोर्स है वो मोशन में चेंज का काउज है, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने से वो मोशन कर रहा है। हमने फर्स्ट लॉ में ये पढ़ा है कि कोई सी चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में है, मोशन में है तो मोशन तब तक करती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। फोर्स की वजह से मोशन नहीं होता है, बल्कि फोर्स के थ्रू हम मोशन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम दे रहे हैं, अगर रिटर्न में नहीं पूछा तो इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ की, ठीक है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है हर एक्शन की इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये फोर्स अलग अलग बॉडीज पर एक्ट करते हैं, इसलिए कैंसल नहीं होते। ये सबसे मेन लॉजिक है, ये सबसे मेन फंडा है। यहाँ पर आप लोग डायग्राम देख सकते हैं। हम लोग क्या समझते हैं कि सीधी सी चीज़ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी चीज़ पर रखा हुआ है, तो हम बोल देते हैं कि अगर ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा है तो टेबल भी इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रही है, ठीक है। वहां तक बात समझ में आती है कि दो बॉडीज अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। पर ये किस कंडीशन में इक्वल होते हैं? जब बॉडी रेस्ट की कंडीशन में होती है। अगर बॉडी मोशन कर रही है तो उस तरफ मैं ये नहीं बोल सकती कि दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, और इक्वल फोर्स इसलिए भी नहीं लगाते हैं कि दोनों का मास क्या होता है? डिफरेंट होता है। यहाँ पर ये एक बॉडी है ए, यहाँ पर दूसरी बॉडी है बी। अगर मैं बात करूं कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे हैं, तो वो जो फोर्स है वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ए बॉडी का मास इक्वल हो बी बॉडी के। ये जो फोर्स है दोनों अलग बॉडीज पे लगता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल हो, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? न्यूटन लॉ अप्लाई करने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है। देखिए हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ लिए, अब न्यूटन लॉ को हम अप्लाई किस पे करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। उस पर हो क्या रहा है? मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? अलग अलग फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम बॉडी को आइसोलेट करके सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस ड्रॉ करते हैं। सिंपल सी चीज़ ये है कि बॉडी पर बहुत सारे मल्टीपल फोर्स लग रहे हैं, तो हम आइसोलेटेड कर रहे हैं। पहले हम एक फोर्स का इफेक्ट देख रहे हैं, दूसरे फोर्स का इफेक्ट देख रहे हैं, तीसरे फोर्स का इफेक्ट देख रहे हैं। ऐसे करके मल्टीपल जितने भी हो रहे हैं हम उसका वेक्टोरिकली सम हो रहा है, माइनस हो रहा है, जो भी हो रहा है हम उसको वेक्टोरिकली ट्रीट करके हम फाइनल फोर्स निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा की पूरा है फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं और मुझे पता है ये आप लोगों को ऑलरेडी आता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों को लैग्रेंजियन स्टार्ट करना है और आज हमें ये अपना न्यूटोनियन मैकेनिक्स कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए तो हम आते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर मैंने बात करी है टाइप ऑफ फोर्सेस की, ठीक है। जो फोर्सेस होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के यहाँ पर फोर्स के डिस्कस किया गया है। एक होता है कॉन्टेक्ट फोर्स और एक होता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स वो फोर्स होते हैं जिनमें क्या होता है, दो बॉडीज का फिजिकल कांटेक्ट होता है, तभी वो फोर्स काम करते हैं, ठीक है। फिजिकल कांटेक्ट होगा तभी वो चीज़ काम करेगी। तो इसके चार टाइप्स ये है। एक होता है नॉर्मल रिएक्शन, इसमें देख सकते हो आप, ये एक टेबल है या जो भी है कंसिडर कर लो, इसके ऊपर एक मास रखा है, तो क्या हो रहा है, इसके ग्रेविटेशन के कारण एक नीचे फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इसी का सेम अपोजिट, उसी का अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? नॉर्मल फोर्स। और ये नॉर्मल फोर्स किसके होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब मैं बात कर रही हूँ फ्रिक्शनल फोर्स की। तो फ्रिक्शनल फोर्स कब वर्क करता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी सरफेस पर रखा है और मैं उसको फोर्स लगा करके उसको आगे खींचने की कोशिश कर रही हूँ, तो फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन इसका अपोज करता है, वो बोलता है कि नहीं, आपको आगे नहीं जाना है, आपको
पीछे रहना है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है। सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर आप आपके गाड़ी के टायर वगैरह देखेंगे ना, आप लोग चप्पल देखेंगे, सिंपल सी चीज़ है, आप लोग चप्पल पहनते हैं, कभी नए जूते नए चप्पल खरीदते हैं, आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है, वैसे तो मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें उसकी वो बनी होती है, मतलब उसको रफ रफ सरफेस बनाया जाता है, ठीक है। क्यों रफ बनाया जाता है? वो स्लिप ना करे। अगर स्लिप कर रही है मतलब क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स वीक हो रहा है, फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, सरफेस को रफ कर दिया जाता है। जितनी ज़्यादा सरफेस रफ होगी उतना ज़्यादा ही फ्रिक्शन होगा। ये इसकी एक बाकी अब चलिए देखते हैं टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स कब लग रहा है स्ट्रिंग में, इस टेंशन फोर्स वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करी, स्ट्रिंग ले लिए, पुले टाइप का वो है, तो यहाँ पर लग रहा है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स किसे लग रहा है, यहाँ से हमने मास लगा दिया, जितना ज़्यादा मास होगा नीचे तो ये नीचे गिरेगा, तो टेंशन फोर्स इधर का अप जाएगा, इधर का इस एरो में जाएगा, ठीक है। फिर अप्लाइड फोर्स इस तरीके से, मतलब मेनली कांटेक्ट फोर्स क्या होता है कि कांटेक्ट फोर्स दो बॉडीज के बीच में अगर हो रहा है तो वो तभी वर्क करेगा जब वो दो बॉडी कहीं ना कहीं से एक दूसरे के कांटेक्ट में होगी, एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी। पर अगर मैं बात करूँ कि नॉन कांटेक्ट फोर्स, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है कि नॉन कांटेक्ट फोर्स में फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, वो इस रेंज के अंदर हो सकती है पर कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है, न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, जिसमें ये बोला जाता है कि दो बॉडीज है अगर उनका कुछ मास है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही है पर वो जुड़ी हुई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं छत पे खड़े होकर के एक एप्पल को नीचे छोड़ दूँ, मैंने उसको फ़ोर्स नहीं करा नीचे की तरफ, मैंने सिर्फ़ अपने हाथ को खोला और छोड़ दिया। तो वो एप्पल को मैंने रस्सी से खींचा नहीं, कि रस्सी से डाल के लटकाया नहीं है कि बेटा जा तू नीचे जा। पर वो ऑलरेडी क्या हुआ, अर्थ है, अर्थ का भी मास है, अर्थ ने क्या करा, एप्पल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। वो जुड़े हुए नहीं थे फिर भी उनके बीच में ये फ़ोर्स वर्क कर रहा है। अब अगला एग्ज़ाम्पल ले लिया इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स का। आप सभी को पता है सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पर उन चार्ज को मैंने किसी चीज़ से जोड़ करके नहीं रखा है, ठीक है। वो चार्ज सेपरेट भी होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, फील्ड के रीजन के अंदर होना चाहिए, जब भी अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल करेगा। इसके अलावा मैग्नेट का भी आप लोगों को पता है, मैग्नेट साउथ पोल नॉर्थ पोल सेम पोल रिपल करेगी, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। ये नॉलेज आप लोगों को ऑलरेडी है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या बताया है, नेक्स्ट स्लाइड में हमने एप्लीकेशंस बताई है। एप्लीकेशंस में क्या है कि अगर आपको सिंगल पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स की स्टडी करनी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करनी है, उसका मोमेंटम निकालना है, उस पर लगने वाला फोर्स निकालना है, तो ये सब इसकी एप्लीकेशंस है, ठीक है। अगर हम और भी देखें तो बहुत सारी एरिया है जहाँ पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई होती है। जैसे कि अगर मैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स की बात करूँ, कोलिजन की बात करूँ, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स की बात करूँ, इन सभी जगह पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लाई की जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि किसी भी सिस्टम पे, सिंपल सी चीज़ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले तो वर्ड से ही समझो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कभी कभी क्या होता है, हम लोगों के जहन से इतने सारे टॉपिक्स पढ़ते हो आप लोग फिजिक्स में, तो कभी कभी होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, जाहिर सी बात है। पर चीज़ों को नाम से भी देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है, मतलब मोमेंटम टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां पे dp बाई डी टी क्या आएगा, जीरो आएगा। सिंपल सी चीज है, dp बाई डी टी जीरो कब होगा, dp बाई डी टी किसके बराबर होता है, सेकेंड लॉ क्या बोलता है, dp बाई डी टी इज इक्वल टू फोर्स। अगर किसी भी सिस्टम पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, वो किसके बराबर है, अगर वो जीरो के बराबर है तो उस टाइम मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। इसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बहुत सी एप्लीकेशन है, बहुत सारी प्रॉब्लम इसके थ्रू सॉल्व की जाती है, ठीक है। और आप लोगों को आइडिया है और नहीं है तो भी आप इस स्लाइड्स में से आप देखिए, बिल्कुल देखिए, और कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसे और क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। अभी के लिए हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है और मेरे पास आज के दिन में मुझे ये करना है,
एनी हाउ न्यूटोनियन मैकेनिक्स कंप्लीट करवानी है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो मैं वो क्लियर करवाऊंगी, बिल्कुल क्लियर करवाऊंगी। पर मैं कल से लैग्रेंजियन स्टार्ट करवाना चाहती हूँ, है ना। चलिए, तो हम अपनी नेक्स्ट पेज देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपना लिमिटेशंस ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स। देखिए, न्यूटोनियन मैकेनिक्स है बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हमने बहुत सारी एप्लीकेशंस देख ली, इससे हमने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। पर है क्या, ये जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है ना, ये हर जगह वैलिड नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ हाई स्पीड पर, तो हाई स्पीड पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स अप्लीकेबल नहीं होगा। वहाँ पर मुझे रिलेटिविटी का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ एटॉमिक स्केल पर, तो एटॉमिक स्केल पर भी क्या हो जाता है, क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ होती है। ठीक है। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी लिमिटेशन ये है कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है हाई स्पीड पर, और न्यूटोनियन मैकेनिक्स ब्रेक डाउन हो जाती है एटॉमिक और सब एटॉमिक स्केल्स पर। ठीक है। तो फिर तो फिर क्या करें, लिमिटेशन है। तो सीधी सी बात है, हाई स्पीड पे फेल हो रही है, हाई स्पीड पे जो सही है वो अप्लाई करते हैं। एटॉमिक लेवल पे फेल हो रही है, सब एटॉमिक लेवल पे फेल हो रही है, क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं। सिंपल। न्यूटोनियन मैकेनिक्स गलत नहीं है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स सही है, पर अंडर सर्टेन कंडीशन। अगर उस कंडीशन के आप कुछ अलग हट के बात करोगे, सिंपल सी चीज़ है, हाई स्पीड पे नहीं होता है एप्लीकेबल, तो नहीं होता है, वहाँ पर लगता है STR। फिर अगर मैं बात करूँ कि एटॉमिक लेवल आ गया, सब एटॉमिक लेवल आ गया, हम चले गए माइक्रो की रेंज में, तो माइक्रो की रेंज में तो क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करेंगे। भैया, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया, शुरू में न्यूटोनियन मैकेनिक्स ही आया था, नहीं कर पाए एक्सप्लेन। अलग अलग साइंटिस्ट आते गए आते गए आते गए, फिर जिस जिस साइंटिस्ट ने जिस थ्योरी को दे दिया, और अगर वो एक्सेप्टेबल है, उसने थ्योरेटिकल दे दिया। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे, ये पूरा की पूरा रिसर्च लेवल तक अभी मैं बात नहीं करूंगी, अभी हम लोग को MPPSC की तैयारी करनी है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि हम लोग को कुछ 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 कॉमन मिस्टेक्स है। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है कि सबसे फर्स्ट चीज़ जो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम लोग गलती करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आती है, कहीं ना कुछ गलती करते हैं, तो वो नॉर्मल मिस्टेक्स जो है मैंने वहाँ पर, मैं इस स्लाइड में वो बता रही हूँ। देखिए, नॉर्मल मिस्टेक्स में ये है कि हम कभी कभी क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने चले जाते हैं, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इग्नोर कर देते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फ्रेम आपकी मूव कर रही है, फ्रेम आपकी रेस्ट में है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। फिर सेकंड अगर मैं बात करूँ, तो सेकंड जो इन्होंने बताया, एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन का मैंने कंसेप्ट यही बताया। आप लोग अगर बोलोगे कि ये वाली बॉडी इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रही है, ये वाली बॉडी इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रही है, तो ये दोनों कैंसिल नहीं होते, क्योंकि इधर का मास और इधर का मास दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट है। फिर इसके अलावा आता है कि आप लोगों को जनरली, आप लोगों को क्या, ये साथ प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती है कि कभी कभी फ्री बॉडी डायग्राम ही हम लोग क्या कर देते हैं, इनकरेक्ट बता देते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर एक फ्री बॉडी डायग्राम है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, ये वाला इनकरेक्ट है। करेक्ट कौन सा है, ये वाला, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो ग्रेविटेशनल के कारण क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ वेट आएगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स आएगा। ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम अगर जिसने बनाना अच्छे से समझ लिया, सीख लिया, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स काफ़ी हद तक उसकी अच्छी हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है। अब हम बात करते हैं कंफ्यूजन बिटवीन मास एंड वेट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है, सीधी सी चीज़ें, झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे बड़े भाई ने आज से 10 या 15 दिन पहले मुझसे भी ये क्वेश्चन करा था। ठीक है। उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन करा था कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। मैं वहां पर एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, मैं अचानक से क्वेश्चन आया ना, तो मैं बोल नहीं पाई। अगर आज ये क्वेश्चन हमारे सामने इंटरव्यू में भी कोई पूछ ले, तो हमें पता होना चाहिए कि मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर बताता है। ठीक है। मास क्या बताता है, अमाउंट ऑफ मैटर बताता है। और वेट क्या बताता है, वेट ग्रेविटेशनल फोर्स है। वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। हम जो मेजर कर रहे हैं वेटिंग मशीन में, वो एक्चुअली हमारा मास है। हम न्यूटन न्यूटन में नहीं बोलते, हम बोलते कि हमारा मास 60 kg, हमारा मास 80 kg, हमारा मास 70 kg। हम कभी भी ये नहीं बोलते कि हमारा मास इतने न्यूटन है। ठीक है। हम बोलते हैं उसको वेट, वो वेट जो है वो अलग।
ठीक है? पर मास और वेट में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली मास क्या है? मास अमाउंट ऑफ मैटर बताता है, और जो वेट है, वेट क्या है? वेट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बहुत बड़ा वो है। जब मैं बोल रही हूँ, मुझे खुद को नहीं पता था। 10 से 15 दिन पहले, आज से मैं भी इसे नहीं समझती थी। इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ आप लोगों को बतानी चाहिए। ठीक है? चलिए अब बात करते हैं एज्यूमिंग फोर्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर मोशन। ठीक है? हम लोग क्या समझते हैं कि जो फोर्स है, वो क्या करता है? मोशन कराने के लिए ज़रूरी चीज़ है। नहीं, ऐसा है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? ये गलत चीज़ है। मोशन करवाने के लिए, अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ, तो गाड़ी को कोई पीछे से धक्का लगाता है तभी क्या मेरी गाड़ी आगे बढ़ती है क्या? नहीं। ओके? अगर मैं साइकिल चला रही हूँ, वहाँ मैं फ़ोर्स अप्लाई कर रही हूँ, पर अगर मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लिए, मैंने उस पे वो करा, मैंने एक्सटर्नल फ़ोर्स कुछ भी अप्लाई नहीं करा, है ना? ठीक है? अगर मैं कुछ फ़ोर्स की बात कर रही हूँ, तो फ़ोर्स ज़रूरी नहीं कि मोशन करा रहा है। फ़ोर्स के थ्रू मैं किसी चीज़ की रेस्ट और मोशन की कंडीशन में चेंज कर सकती हूँ। फ़ोर्स के थ्रू मैं ऑब्जेक्ट को मोशन नहीं करवा रही हूँ, है ना? ये जो चीज़ है कि फ़ोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द मोशन, नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है? फोर्स रिक्वायर है किसके लिए? मोशन को चेंज करने के लिए। इसलिए नहीं रिक्वायर है कि भैया मोशन करवाना है। फोर्स लगा के मोशन को चेंज कर सकते हैं। मोशन करवाने के लिए नहीं दे रहे फोर्स। फोर्स ठीक है, वो दे देंगे, वो ठीक है, पर मेनली जो फोर्स का वो है, फोर्स क्या करता है? मोशन को चेंज कर देता है। ठीक है? और और छठा जो हमारा वो पॉइंट मैंने दिया है, वो है इग्नोरिंग इंटरनल फोर्सेस। देखिए, दो बॉडीज है, उसके बीच में और भी बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं। आप देखोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इंटरन्यूक्लियर फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, बहुत सारे फोर्स होते हैं, बहुत सारी पेयर होती है। उनको न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या कर दिया जाता है? इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है? ओनली एक्सटर्नल फोर्स एक्सचेंज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। चलिए, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट आता है हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स की समरी। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आप लोगों ने क्या क्या देख लिया कि मोशन डिस्क्राइब यूजिंग फोर्स, ये देख लिया। न्यूटन्स के लॉ देख लिए, एप्लीकेशन देख लिया, और ये जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, ये कब वैलिड होती है, ये भी देख लिया कि जब हमारे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, वो लाइट की वेलोसिटी से कम है, लेस वी इज वेरी लेस देन सी, तो उस टाइम हम अप्लाई कर रहे हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है? इसके हमने कुछ वो भी देख लिया कि क्या क्या हमसे मिस्टेक्स होती है। बाकी द कोर ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स आप लोगों को पता है। फर्स्ट लॉ पता है, सेकंड लॉ पता है, थर्ड लॉ पता है, और ये सारे के सारे लॉ कब अप्लीकेबल है? जब हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ होती है। नॉन इनर्शियल में अप्लीकेबल नहीं होते न्यूटन्स लॉ। इसमें अब हमने कुछ स्कोप और लिमिट्स भी देख ली है। ठीक है? लिमिट्स की बात करते हैं, तो लिमिट्स क्या है? स्पीड कंपेरेबल टू सी, अगर स्पीड ज़्यादा है, एटॉमिक लेवल पे फेल हो जाता है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड है, या क्वांटम एंड रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है, तो वहाँ पर न्यूटन्स ब्रेकडाउन हो जाता है। अब एक बात कि वो ये है कि हमें जाना है अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स से लैग्रैन्जियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन की लिमिटेशंस मैंने बता दी है। ठीक है? पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या होता है? कुछ चीज़ें होती है जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में अगर मैं सॉल्व करने के लिए जाऊं, तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसकी अगर मैं बात करूं, तो क्या हो जाएगा? हमारा जो सम है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है? तो अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें कांस्टेंट है, तो उस टाइम अगर मैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स को यूज़ करने की कोशिश करूँ, तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना मुझे बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे सिस्टम में कॉन्स्ट्रेंट टर्म आ जाए, कॉन्स्ट्रेंट्स आ जाए, कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन आ जाए, तो उस टाइम मुझे क्या करना पड़ता है? न्यूटोनियन मैकेनिक्स के थ्रू अगर मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और बहुत सारी चीज़ें करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, उसके लिए एक नई मैकेनिक्स आई जिसे कहा गया लैग्रेंजियन मैकेनिक्स। ठीक है? तो अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, वो होगी लैग्रेंजियन मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है?
तो आज की हमारी क्लास में इतना ही काफ़ी है, सफिशिएंट है। मैंने स्लाइड्स में मोस्ट ऑफ द फॉर्मूले कवर करवाए हैं और बेसिक नीड जितनी आपको पता होनी चाहिए फॉर एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिटन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू। मैंने पूरी स्लाइड को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। तो मैंने बोला अगर कम है, फिर भी आप लोगों को इस स्लाइड से देख करके आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं और अगर इसके बाद पे आपको कोई डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल की क्लास में।